कहाँ तक पढ़े थे कल हम लोग? विसरण हेरिंग लिखवाए थे। चलो लिखो। परिभाषा लिखो विसरण की। किसी विलेय को विलायक में घोलने पर किसी विलेय को विलायक में घोलने पर किसी विलेय को विलायक में घोलने पर हो गया विलेय के कणों का अधिक सांद्रता से विलेय के कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः गमन करना और अंततः समांगी विलयन बना लेना विसरण कहलाता है। हो गया ना? अब एक चीज को ध्यान देना है यहाँ पे। विसरण की प्रक्रिया में क्या होगा? किसी विलायक में कोई विलेय घोला जाएगा। मान लो हमने 2-3 टुकड़े रंग के डाल दिए, हो गया। तो विलेय के कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः गमन करना और अंततः समांगी विलयन बना लेना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। अभी देखो, जब हमने रंग का टुकड़ा डाला तो बड़ा बड़ा था, नीचे बैठा हुआ है, जिस जगह पे है वहां की सांद्रता क्या है? अधिक है। तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ये चलने लगते हैं, अर्थात जहां जहां रंग का टुकड़ा नहीं है वहां वहां ये पहुंच जाएंगे और ये तब तक चलते रहेंगे जब तक कि हर जगह पे ये समान मात्रा में न पहुंच जाए, अर्थात पूरा विलयन समांगी न हो जाए। क्या हो जाए? समांगी। जब तक समांगी नहीं होगा तब तक ये कण चलते रहेंगे और ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? विसरण कहलाएगी। और एक समय ऐसा आएगा ये जो पूरा पानी है इसमें अब रंग का टुकड़ा दिखेगा नहीं, केवल पानी हमको कैसा दिखेगा? रंगीन दिखेगा। ठीक है ना? इस प्रकार से विसरण की परिभाषा हो गई। इसमें कौन चला? रंग का टुकड़ा अर्थात विलेय चला ना, क्योंकि पानी तो हर जगह पे था। ठीक है? कौन नहीं था हर जगह पे? रंग का टुकड़ा नहीं था, वही चल के हर जगह पे पहुंचा है। तो इसमें कौन चला है? विलेय चला है। जहां पे था वहां पे अधिक था, कम की ओर चला, अधिक से कम की ओर चला, इसलिए प्रक्रिया विसरण की है। अब देखो, जब परासरण पढ़ेंगे तो परासरण में ऐसा नहीं है कि तुमने यहाँ पे विलयन रखा तो यहाँ से पानी चल के रंग के पास आना शुरू करेगा। परासरण के लिए हमको एक झिल्ली की आवश्यकता होती है, जिसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। वो अर्धपारगम्य झिल्ली केवल विलायक के कणों को ही जाने देगी, विलेय के कणों को नहीं जाने देगी, तभी उसमें विलायक के कण चल सकते हैं। ये याद रखे रहना। तो अभी इसमें अंतर जब पढ़ेंगे तो वहां पे दिखेगा हमें। तो जैसे लिखो इसमें, जैसे जल में
रंग के कुछ टुकड़े डालने पर, रंग के कुछ टुकड़े डालने पर हो गया, कुछ टुकड़े डालने पर उस टुकड़े से रंगीन तरंगे शेष जल की ओर चलने लगती हैं, शेष जल की ओर चलने लगती हैं और अंत में पूरा जल रंगीन हो जाता है, पूरा जल रंगीन हो जाता है। हो गया। यह प्रक्रिया विसरण है, यह प्रक्रिया विसरण है क्योंकि यहां हो गया, क्योंकि यहां रंग के कणों ने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः गमन किया है, रंग के कणों ने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः गमन किया है। हो गया ना, ये चीज को ध्यान में रखना है तुम्हें। रंग के कणों ने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः गमन किया है। हो गया। अब एक चीज को ध्यान में रखे रहना, इसमें जो पूरे विलयन में जल है, जल तो हमेशा चलता रहेगा, जल के कण तो हर जगह पे है, वो कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन रंग के टुकड़े जो थे पहले एक स्थान पे थे, एक स्थान से फैलकर पूरे विलयन में गए। अब ये मत कहना कि इसमें विलायक के कण गति नहीं कर रहे, विलायक के कण तो हमेशा गतिमान होंगे। कोई भी द्रव पदार्थ है, द्रव पदार्थ की परिभाषा में क्या पढ़े हो? द्रव पदार्थ की परिभाषा क्या पढ़े हो? आयतन निश्चित होता है परंतु आकृति निश्चित नहीं होती है। जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसकी आकृति प्राप्त कर लेते हैं, और हमने उसके गुण में पढ़ा है कि द्रव के कण जो होते हैं एक निश्चित सीमा के भीतर गतिमान होते हैं। क्या होते हैं? गतिमान होते हैं। जैसे तुमने ग्लास में पानी आधा ग्लास भर दिया तो उस पानी के कण आधे ग्लास के अंदर ही घूमते रहेंगे, ठीक है ना? ये बात को ध्यान में रखे रहना। तो इसका मतलब ये जो तुमने इतना पानी भरा हुआ है इसमें जल के कण तो हमेशा चलते रहेंगे, लेकिन तुमने बाहर से किसको मिलाया? रंग को मिलाया ना, रंग को। तो रंग पहले यहाँ पे रुका, पहले तो नहीं चल रहा था, लेकिन जब विलयन में गया तो धीरे धीरे चलना शुरू किया हर जगह पे, और हर जगह पहुंच के विलयन को कैसा बना दिया? रंगीन बना दिया, अर्थात समांगी मिश्रण बना दिया। तो ये प्रक्रिया क्या हो गई? विसरण की हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें किसने चल के विलयन को समांगी मिश्रण का रूप प्रदान किया? विलय के कणों ने। क्योंकि विलायक तो हमेशा पहले से भी चल रहा था, न रंग नहीं मिलाया तब भी चल रहा था वो, ठीक है? तो इसको बना लो चित्र को, तब आगे बढ़ते हैं। अब नीचे लिखो परासरण। परासरण हो गया। इसमें लिखो जब दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को, जब दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को
अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग किया जाता है जब दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग किया जाता है। तो हो गया विलायक के कणों का, तो विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, तो विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर हो गया अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः गमन, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः गमन करना और विलयन को समांगी बना देना, और विलयन को समांगी बना देना ही परासरण कहलाता है। हो गया। अब देखो हुआ क्या, वितरण में तो हमने झिल्ली की कोई चर्चा नहीं की, यहां पे झिल्ली की चर्चा करनी होगी। बात को ध्यान से समझो, यहां पे हमने जो दोनों विलयन लिया है, इसकी सांद्रता कम है और इसकी सांद्रता क्या है, अधिक है। मात्रा से मत देखना, सांद्रता की चर्चा कर रहे हैं, समझ गए। अब अगर ये वितरण की प्रक्रिया होती तो वितरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की कोई जरूरत नहीं होती, तो क्या होता, जहां से अधिक है वहां से विलेय के कण फटाफट जाने लगते। जहां पे अधिक है विलेय की मात्रा, क्योंकि इसकी सांद्रता अधिक है तो विलेय अधिक होगा ना, और विलेय हर जगह पे जाने लगते, क्योंकि विलेय के कणों का गुण होता है, अगर वो विलयन में घुलनशील है तो विलयन में हर जगह पे उनको जाना, क्योंकि समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण समान होते हैं ना, क्योंकि उसमें घुल गया तो प्रत्येक भाग के गुण समान तो होंगे। अब क्या होगा, यहां पर जब हमने अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दिया तो देखो इसमें छोटे छोटे ये जो है विलेय के कण हैं, इसमें ज्यादा मात्रा में है, इसमें थोड़ा कम मात्रा में है, दिखाई दे रहा है। इसकी सांद्रता कम है और इसकी सांद्रता क्या है, अधिक है। जिसमें विलेय ज्यादा होगा उसकी सांद्रता अधिक होगी। अब ये अर्धपारगम्य झिल्ली क्या करती है, उसमें छेद इतने छोटे होते हैं कि वो विलायक के कणों को तो जाने देती है परंतु विलेय के कणों को नहीं जाने देती है। जैसे छन्नी से तुम चाय छानते हो, क्या उसमें चाय पत्ती आर पार निकल जाती है, नहीं निकलती है, बाकी चाय तो आर पार निकल जाती है ना आराम से। तो वही प्रक्रिया इसमें है कि विलायक के कणों को तो ये झिल्ली जाने देगी लेकिन विलेय के कणों को नहीं जाने देगी। तो अब सोचो, विलेय के कण जाना तो चाहते हैं इधर से, लेकिन उनको किसने रोक दिया, अर्धपारगम्य झिल्ली ने रोक दिया। लेकिन इनकी प्रकृति तो है कि दोनों तरफ बराबर करना है। अभी इधर अधिक और इधर कम दिख रहा है ना, इनकी प्रकृति क्या है, दोनों को बराबर करना है। तो अब क्या होगा, ये जाके इसको बढ़ा तो नहीं सकता है, इसमें से विलेय के कण जाके इसको बढ़ा तो सकते नहीं है, तो ये वाला क्या करेगा, जाके उसको कम करने लगेगा।
कौन जाएगा इसमें से? विलेय तो अब जाएगा नहीं, विलायक जाएगा। जब इसमें से विलायक जाएगा तो ये गाढ़ा होने लगेगा, गाढ़ा होगा ना। अर्थात जब विलयन में से पानी निकालने लगे हम तो चीनी का जो रस था वो गाढ़ा होने लगा ना। तो जब इसमें से विलायक निकालने लगे तो ये गाढ़ा होने लगेगा, और इस विलायक को कहां पे लेके जा रहे हैं? इधर वाले विलयन में लेके जा रहे हैं। तो इसमें जब विलायक बढ़ने लगा तो ये पतला होने लगा। तो क्या हुआ? इसकी सांद्रता बढ़ने लगी और इसकी सांद्रता घटने लगी। एक समय ऐसा आएगा ये बढ़ेगी ये घटेगी, दोनों लेवल पे आ जाएंगे, होगा। तो परासरण की प्रक्रिया में क्या होता है? विलायक के कण चलेंगे कहां से? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, और अधिक सांद्रता वाले विलयन की सांद्रता को कम करके कम सांद्रता वाले के बराबर मिला देंगे, हो जाएगा, और परासरण की प्रक्रिया रुक जाएगी। विचरण और परासरण दोनों प्रक्रियाएं तब तक चलेंगी जब तक कि दोनों तरफ की सांद्रता समान न हो जाए। जब तक कि दोनों तरफ की सांद्रता समान न हो जाए, ये बात को ध्यान में रखे रहना। विसरण में विलेय के कण चल के इसको गाढ़ा करते हैं और परासरण में विलायक के कण चल के इसको पतला करते हैं, क्योंकि उल्टी प्रक्रिया है ना। विसरण में विलेय के कण चलेंगे और इसको गाढ़ा करेंगे, क्यों? क्योंकि जब विलेय बढ़ेगा तो गाढ़ापन बढ़ेगा, और जब विलायक बढ़ेगा तो पतलापन बढ़ेगा। ये याद रखे रहना, क्योंकि विलायक की मात्रा ज्यादा है तो कोई भी विलयन पतला होगा, ठीक है, और विलेय की मात्रा ज्यादा है तो विलयन गाढ़ा होगा। जैसे तुम लोग एक सामान्य उदाहरण दूध का देखे होगे। दूध में पानी में वसा घुली होती है, पानी में वसा घुली होती है, पानी विलायक होता है, वसा विलेय होता है। अब कुछ लोग को देखे होगे सुबह सुबह भैंस का दूध निकाले, उसमें पानी मिला दिया अर्थात विलायक मिला दिए। तो जब विलायक की मात्रा बढ़ा दी तो दूध क्या हो गया? पतला हो गया। अभी उसी में वसा मिला देते हैं लोग, वसा मिलाते हैं ना, डेयरी पे जब बेचने लेके जाते हैं तो उसमें सोचते हैं कुछ फैट मिला दिया जाए, इससे फैट ज्यादा दिखा, दाम ज्यादा मिलेगा हमको, तो कुछ इधर उधर का सामान मिला देते हैं। तो किसी भी प्रकार से मिला के जब उसमें विलेय बढ़ा दिया जाएगा तो वो गाढ़ा हो जाएगा। तो विलायक की मात्रा जब बढ़ाओगे तो विलयन पतला होगा, और जब विलेय की मात्रा बढ़ाओगे तो विलयन क्या होगा? गाढ़ा होगा। तो यहां पर हुआ क्या? इसमें इधर से विलायक निकला और इधर बढ़ने लगा। जब इधर विलायक बढ़ने लगा तो विलयन पतला होने लगा, अर्थात इसकी सांद्रता क्या होने लगी? कम होने लगी, और इसकी सांद्रता क्या होने लगी? बढ़ने लगी, क्योंकि यहां से विलायक कम हो रहा है ना। ये बात को याद रखना है। तो क्या लिखेंगे इसमें हम? अधिक से कम क्यों लिखवाए हैं? क्या लिखे हो? पूरा शुरू से बोलो तो, शुरू से बोलो क्या लिखे हो? उसको कम सांद्रता से अधिक सांद्रता बना लो, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, हो गया ना? बदल लेना उसको। क्यों? क्योंकि विलेय चलता है तो विलेय अधिक से कम की ओर चलता है, विलायक चलेगा तो विलायक कम से अधिक की ओर चलेगा, हो गया? विलायक के कणों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर स्वतः गमन करना और अंततः विलयन को समांगी बना देना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। तो इसको बनाने के लिए इसमें हम कुछ विलायक के कण भी दिखाएं। एक काम करो, इसमें ये गोला गोला जो बना है इसको विलेय का कण मानेंगे हम। अंतर दिखाते हैं तब कुछ पता चले कि कौन किधर जा रहा है। देखो अभी तक जितना बनाया सब गोला गोला बनाया ना, तो ये गोले वाले को कौन सा कण मान लिया जाए? विलेय का कण। और ऐसे छोटा छोटा काला काला बना देना, वो इससे छोटा रहेगा, वो क्या होगा? विलायक। विलायक के कण छोटे होते हैं। अब देखो इधर भी कुछ विलायक का कण दिखा रहे हैं और इधर भी कुछ विलायक का कण दिखा रहे हैं, दिखाई दे रहा है? तो किधर का विलायक किधर चलेगा? कम का अधिक की ओर चलेगा ना। तो ये वाले जो विलायक के कण है इधर से इधर चलेंगे, तीर से दर्शा लेना, अलग पेन से दर्शाना इसको, ठीक है? इधर वाले विलायक के कण इधर नहीं आएंगे, या हम ऐसा करते हैं पूरा विलेय ही मिटा देते हैं, केवल विलेय और विलायक को दर्शाते हैं और स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाएगा।
ये जो छोटे छोटे कण भी हमको दिख रहे हैं, ये सब किसके होंगे? विलायक के होंगे ना, छोटे हैं ये। ये जो गोला गोला बड़ा बड़ा दिख रहा है, ये किसका होगा? विलेय का होगा। हो गया ना? अब देखना यहाँ पे ध्यान से, इसमें ये छोटे छोटे कण विलायक के हैं, और ये बड़े बड़े कण किसके होंगे? विलेय के होंगे। तो इस अर्धपारगम्य झिल्ली का जो छेद होता है वो छोटा होता है, और छेद छोटा होने के कारण वो बड़े कणों को आर पार नहीं जाने देगा, केवल किसको जाने देगा? छोटे कणों को जाने देगा, अर्थात विलायक को जाने देगा। ठीक है ना? और जब विलायक जाएगा तो किधर से किधर की ओर जाएगा? इसकी सांद्रता कम है और इसकी सांद्रता अधिक है। सांद्रता अधिक, सांद्रता कम। तो इसमें कौन चलेगा? विलायक के कण चलेंगे कि विलेय के कण? विलायक के कण चलेंगे और कम से अधिक की ओर चलेंगे। तो इधर से तीर इधर की ओर दर्शा देना सबका। हो गया ना? ये प्रकार से बना लो इस चित्र को। बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली यहाँ पे दिखाना जरूरी है। अभी देखो, कोई रोक टोक अगर नहीं होता, बीच में ये अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं होती, तब क्या होता? तब तो फटाफट इधर से विलेय के कण इधर आ जाते ना, इधर आ जाते, इधर वाला गाढ़ा हो जाता, दोनों बराबर हो जाता ना। लेकिन अर्धपारगम्य झिल्ली लगा देने से क्या हुआ? ये विलेय के कण इधर आ नहीं सकते। जा कौन सकता है? केवल विलायक जा सकता है। तो पता चला अगर इधर से ही विलायक इधर आ गया तो ये तो पहले से ही गाढ़ा था, इसका और विलायक निकाल लिया तो और गाढ़ा हो गया, और ये पहले से पतला था, इसमें और विलायक मिल गया तो ये और पतला हो गया। क्या दोनों बराबर होंगे? नहीं, उसकी सांद्रता और बढ़ जाएगी, इसकी सांद्रता और घट जाएगी। दोनों को बैलेंस करना है तो इसको कम करना होगा, इसको अधिक करना होगा। और इसको अधिक करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, विलेय तो जा नहीं सकता, विलायक इसमें से निकाल दो। विलायक निकाल दोगे तो विलयन गाढ़ा हो जाएगा, सांद्रता बढ़ जाएगी, और इसमें विलायक बढ़ेगा तो विलयन पतला हो जाएगा और सांद्रता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि दोनों की सांद्रता बराबर हो जाएगी और परासरण की प्रक्रिया रुक जाएगी। हो जाएगा? ये याद रखना है, तो इसको नोट कर लो। गोला गोला वाला विलेय बनाना और पॉइंट पॉइंट करके विलायक बना लेना, जिससे दोनों में अंतर साफ साफ दिखे। अब नीचे एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट लिखो, काली पेन से लिखना। प्रकृति में परासरण दो प्रकार से होता है। प्रकृति में परासरण दो प्रकार से होता है। प्रकृति में परासरण दो प्रकार से होता है। हो गया? पहला नंबर बाह्य परासरण, दूसरा नंबर अंतः परासरण। बाह्य परासरण, अंतः परासरण। हो गया ना? तो देखो, अब ये बाह्य परासरण और अंतः परासरण जो प्रकार बना, किसी विशेष पदार्थ के लिए ही बनेगा। ठीक है? जैसे हमने कह दिया, ये मान लो हमारा पदार्थ है। ठीक है? अब यह बात को ध्यान में रखो, अगर पदार्थ से विलायक के कण बाहर निकले, जैसा कि इसमें निकल रहा है, अगर पदार्थ से विलायक के कण बाहर निकले तो बाह्य परासरण होगा, और पदार्थ में विलायक के कण प्रवेश किए तो अंतः परासरण होगा। ठीक है? पदार्थ से अगर विलायक के कण बाहर निकल गए तो बाह्य परासरण हो गया, बाहर निकल गया, और पदार्थ में अगर अंदर आ गए विलायक के कण, क्योंकि चलेगा यहाँ पे कौन? विलायक ही चलेगा, परासरण में विलेय की चर्चा नहीं होती है, ये याद रखना।
ठीक है ना, क्योंकि विलय के कण तो आर पार जा ही नहीं पाएंगे। अर्धपारगम में झिल्ली लगा दिए ना, तो क्या हुआ, पदार्थ से अगर विलायक के कण बाहर निकल गए तो बाह्य परासरण, अंदर चले आए तो अंतः परासरण। इसका एक सामान्य उदाहरण अंगूर और किशमिश से देखा जा सकता है। अगर अंगूर इस तरह से होता है, इसको एक गाढ़े चीनी के विलयन में डाल दो और इतना गाढ़ा चीनी का विलयन रखो कि उसकी सांद्रता जो अंगूर के अंदर का द्रव होता है, खाने के बाद निकलता है, उससे गाढ़ी सांद्रता हो। तो बात को ध्यान में रखना, इसकी सांद्रता ऐसा करो कि बाहर वाले विलयन की सांद्रता से क्या हो जाए, कम हो जाए। अंगूर के अंदर जो विलयन भरा है उसकी सांद्रता उसके बाहर वाले जो चीनी का विलयन भरे हैं उससे कम हो जाए। ठीक है, तो क्या हुआ, अंगूर के अंदर जो विलयन भरा इसकी सांद्रता कम हो गई और जो बाहर तुमने चीनी का विलयन भरा इसकी सांद्रता अधिक हो गई ना। तो विलायक के कण किधर से किधर चलेंगे, कम से अधिक की ओर चलेंगे ना, अर्थात चीनी के विलयन से अंगूर में जाएंगे कि अंगूर से चीनी के विलयन में जाएंगे, अंगूर से चीनी के विलयन में जाएंगे। क्यों, क्योंकि अंगूर के विलयन की सांद्रता कम हो चुकी है ना, तो इसमें से विलायक के कण निकलेंगे और इसमें जाएंगे और जब अंगूर में से विलायक के कण अर्थात पानी निकल जाएगा तो अंगूर क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ेगा। तो ये प्रक्रिया हो गई बाह्य परासरण। क्या हो गई, बाह्य परासरण। और दूसरा अंतः परासरण का एक साधारण उदाहरण देखोगे, जब खीर खाते हो या सेवई खाते हो तो उसमें से किशमिश निकालते हो, खुला हुआ रहता है, और जब उसमें पड़ता है तो वो सिकुड़ा हुआ रहता है। वो ये अंतः परासरण का सबसे अच्छा उदाहरण है। क्या होता है, क्योंकि अंगूर से पानी निकल के वो एकदम सूख चुका होता है जिससे किशमिश बना होता है, ठीक है, तो उसके अंदर केवल और केवल समझ लो विलेय ही बचा होता है, विलायक की मात्रा बहुत कम होती है। और जब बहुत कम मात्रा में विलेय की ज्यादा मात्रा घुली होगी तो सांद्रता क्या होगी, उसकी अधिक होगी। और जब ये अधिक हो गई, तुमने उसको दूध में डाला है तो दूध की सांद्रता तो कैसे भी उसके अंदर वाली सांद्रता से कम होगी, दूध पतला होता है ना। तो अब बाहर वाले विलयन की सांद्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कम से अधिक की ओर विलायक के कण जाने लगते हैं और जब अंगूर में फिर से पानी के कण घुस जाते हैं, किशमिश में फिर से पानी के कण घुस जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, फूल के बड़ा हो जाता है। हो गया, तो किशमिश में पानी के कण घुसे वो अंतः परासरण हो गया, अंगूर से पानी के कण बाहर निकले वो क्या हो गया, बाह्य परासरण हो गया। ठीक है ना, तो इसमें लिखेंगे पहली हेडिंग बाह्य परासरण। बाह्य परासरण, बाह्य परासरण हो गया। तो लिखो ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी विशिष्ट पदार्थ से विलायक के कण, किसी विशिष्ट पदार्थ से विलायक के कण बाहर निकल जाते हैं, हो गया, बाह्य परासरण कहलाती है। जैसे अंगूर को गाढ़े चीनी के विलयन में डालने पर गाढ़े चीनी के विलयन में डालने पर
विलयन में डालने पर हो गया अंगूर में से विलायक के कण, अंगूर में से विलायक के कण उसकी बाह्य कोशिका परत से होकर, उसकी बाह्य कोशिका परत से होकर बाहर निकल जाते हैं, बाह्य कोशिका परत से होकर बाहर निकल जाते हैं, जिससे अंगूर सिकुड़ जाता है, जिससे अंगूर सिकुड़ जाता है। हो गया? तो अब यहाँ पे देख सकते हो चीनी का एक गाढ़ा विलयन लिया गया, उसमें एक अंगूर को रखा गया। अब चीनी का गाढ़ा विलयन ऐसा लिया गया कि उसकी सांद्रता अंगूर के अंदर के विलयन से अधिक हो गई, तो अंगूर के अंदर के विलयन की सांद्रता कम हो गई, तो विलायक के कण किधर से किधर चलते हैं, कम से अधिक की ओर। अब अंगूर के ऊपर जो पतली परत लगी होती है वो अर्ध पारगम्य झिल्ली का काम करती, जिसे उसकी बाह्य कोशिका परत कहे हैं। ठीक है, वो अर्ध पारगम्य झिल्ली का काम करती, अर्थात विलेय को नहीं जाने देगी, केवल किसको जाने देगी, विलायक को जाने देगी। ठीक है, विलेय को जाने देती तो हमको लगता है अंगूर के अंदर जितना भी रहता है वो सब बाहर निकल गया होता है। ध्यान देना, विलेय के कणों को नहीं जाने देती है, केवल विलायक के कणों को जाने देती है। अब क्योंकि बाहर का विलयन गाढ़ा है, उसकी सांद्रता अधिक है, इसलिए इसके अंदर से विलायक के कण सब क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और जब विलायक के कण बाहर निकल गए तो अंगूर क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से हमको एक सिकुड़ा हुआ अंगूर मिलता है। तो ये पूरी प्रक्रिया कौन से परासरण है, बाह्य परासरण। किसका बाह्य परासरण यहाँ पे हुआ है, अंगूर का बाह्य परासरण हुआ ना। तो यहाँ पे हमने इसीलिए तुमको बताया कि ये जो बाह्य परासरण या अंतः परासरण की प्रक्रिया होगी विशिष्ट पदार्थों के लिए बोली जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि अतः यहाँ पर अंगूर का क्या है, बाह्य परासरण है। क्या लिखे, और अंगूर सिकुड़ जाता है, अतः यहाँ अंगूर का बाह्य परासरण हुआ है। अतः यहाँ अंगूर का बाह्य परासरण हुआ है। अब उसका चित्र बना लो, बाकी चीजें कल होंगी। अब ये चित्र बना लो, दूसरा वाला कल बताएंगे।